जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज से स्टार्ट करते हैं एक नए सिलेबस, एक नए सब्जेक्ट को, एंड दैट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी, एमपीपीएससी या और अदर स्टेट सर्विस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों सेगमेंट में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो दोनों एस्पेक्ट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट ईयर के वेटेज को समझते हैं तो शुरुआत ऐसा होता है कि हर जो एग्जाम का अलग अलग फेज है, उन फेज में यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे 2014 में 30, 22, 12, 14, 14, 12, 16 इन लेटर पीरियड में भी लास्ट एग्जाम को अगर काउंट किया जाए तो लगभग 18 के आसपास जो क्वेश्चंस है वो आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से आए। सो बेसिक पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लंबा इसको खींचते नहीं और बेसिक जो चीज है वहां से शुरू करते हैं। और वो डिस्कस जो होता है वो स्टार्ट होता है कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे चर्चा करते हैं ना, तो हम आर्ट और कल्चर को एक साथ डिस्कस करते हैं। हम उसमें कोई जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो मानते नहीं है। तो अगर इस तरह से समझा जाए तो ये आर्ट एंड कल्चर जो है ये अपने आप में दो अलग अलग पहलू है, उसको समझ। डेफिनेशन वाइज अगर देखते हैं तो आर्ट कहता है आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस एक्सपीरियंस, इमोशन एंड अदर क्वालिटीज। क्या है आर्ट? आप कहीं गए, आपने कोई एक स्कल्पचर देखा जिसमें कोई मूर्ति जो है वो सर पे मटका लिए है, दूसरा मटका यहाँ है, बच्चे को यहाँ पे कमर पे लगाए हुए हैं, वो एक व्यक्ति विशेष का जो फीलिंग है वो आपने देखा। आपने पेंटिंग देखा तो पेंटिंग जो है वो पेंटिंग को देखकर आपको लगा क्या वो कोई जो मन में जो सोच रहा है, जो सामने उसने देखा, उस फीलिंग को उसने एक्सप्रेशन जो किया, वो आर्ट है। जब कल्चर के बारे में बात आती है तो कल्चर की डेफिनेशन कहती है इट कंप्राइजेज अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक व्यक्ति विशेष का रहने का, उसका वे ऑफ लिविंग जो है उसको आप क्या कह सकते हो, कल्चर के सेगमेंट में रह सकते हो। हम कैसे रहना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, हम किस तरह से बोलना पसंद करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स का डिजाइन वो क्या रहेगा, हम किस चीज को सेलिब्रेट करते, किसे सेलिब्रेट नहीं करते, हम किन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किन के साथ अदब से पेश आ रहे हैं, ये सभी की चीजें जो है वो कल्चर सेगमेंट में आती है। आपकी भाषा आपका कल्चर है, आपका पहनावा आपका कल्चर है, आपके फेस्टिवल्स आपके कल्चर है। सो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं आर्ट एंड कल्चर को तो उसका बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। पहला, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट, हम कहते हैं ये एक इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है कल्चर का, ठीक है, ये पूरा कल्चर नहीं। जब कल्चर को देखा जाए तो इट इज अ बिगर ब्रांच, बट व्हेन वी टर्म या व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ट, तो आर्ट कल्चर का एक छोटा सा जो हिस्सा है उसके सेगमेंट में आता है। आर्ट इन्फ्लुएंस्ड हेवीली बाय द कल्चर, ठीक है, एंड बोर्न एज बाय प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, रिफ्लेक्टिंग समवंस ऑफ कस्टम्स, बिलीफ एंड वैल्यूज। सो आर्ट और कल्चर को आप अलग अलग नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट से द आर्ट इज कल्चर। कल्चर के सेगमेंट का एक, कल्चर का एक हिस्सा जो है, एक ब्रांच, उसको आप आर्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वर्तमान अगर हम देखा जाए तो लाइक फॉर एग्जांपल वी पीपल वी यूज्ड टू लिव इन उज्जैन। जब भी हम किसी को गिफ्ट देने का मींस गिफ्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक महाकाल, लॉर्ड महाकाल का एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करने की कोशिश हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारा कल्चर। महाकाल हमारी फीलिंग को लाता है। और ये महाकाल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये शुरुआत कहां से हुई, हमारा कल्चर ऐसा है। तो वो कल्चर का ही एक बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, आर्ट निकल के आता है। बट जब कल्चर के बारे में करते हैं तो वो क्या है, ये वाइड वेराइटीज को इंक्लूड करता है। इट द इवॉल्व्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू एक्ट क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली एंड रिप्रेजेंट, क्लासिफाई एंड एक्सपीरियंस विद सिंबल्स। Culture is the assemble of social forms, material traits, customary belief, and other human phenomena that cannot directly attributed to a genetic inheritance of religion, racial or social group. What it explain कि भैया ये जेनेटिकली नहीं आता, ये जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस रीजनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे तो इस्लाम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि इस्लाम की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। बट अगर कोई इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाला बंदा अगर वो तमिलनाडु में रह रहा है तो तमिल बोलेगा, अगर वो केरल में है तो मलयालम बोलेगा, वो नॉर्थ इंडिया में है तो वो हिंदी स्पीक करेगा। तो ये अलग अलग लैंग्वेज उसकी होगी। अगर वो बंगाल में है तो वो बंगाली बोलेगा। अगर वो बंदा बंगाल में रह रहा है तो फिश उसका कल्चर होगा, उसका रहने का जो तरीका उस तरह से रहेगा। अगर वो नॉर्थ इंडिया में रह रहा है तो उसका जो कल्चर है, उसका जो फूड हैबिट है वो फूड हैबिट अलग होगा, उसका जो पहनने का तरीका है वो अलग होगा। हमारे यहाँ कुर्ता पाजामा पहना जाता है इस्लाम में, और वहां चले जाए तो आप लुंगी और कुर्ते में आ जाएंगे। तो ये जो कल्चर है ये कहाँ से बिलीव करता है, ये कहीं से किताब से लिखा हुआ नहीं है, ये कहाँ से ड्राफ्ट होता है, आपकी वे ऑफ लिविंग, जिस रीजन में आप रह रहे हैं वहां से ड्राफ्ट होता है।
जब हिंदुइज्म के बारे में हम चर्चा करते हैं, हिंदू एज रिलीजन करते हैं, तो हम कई बार गलत है। हिंदू को रिलीजन के रूप में रिगार्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि हिंदू रिलीजन नहीं, वो एक कल्चर है। हम है ही ऐसे, हमारे स्टार्ट सनातन मीन्स आप जब शुरू से शुरू करते हो, आप इंडस वैली से शुरू कर ले, जहां से आपके पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है, कोई टेक्स्ट नहीं था, तब भी आपके जीने का तरीका वैसा ही था। आज भी हम नेचर वर्शिपर हैं, उन नेचर को हमने गॉड का नाम दे दिया। लॉर्ड शिवा कहां से आए? तो वो नेचर वर्शिपर से आए। हम अग्नि के बारे में बात करते हैं, या फिर हम वायु, पवन, जिन भी गॉड को हम मानते हैं, वो सब नेचर से निकल के आए, उन फिनोमिना से निकल के आए। सो वी द पीपल ऑफ हिंदू आर द नेचर वर्शिपर। ये कहां से आया? ये हमारे कल्चर, जो उस कल्चर से ड्राफ्ट होके निकल के आया। तो जब भी हम आर्ट एंड कल्चर को डिफरेंशिएट करें, तो उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या फिर उसको समझने के लिए हम दो सेगमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा क्वालिटी को समझे, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट, तो इंडियन आर्किटेक्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस, फंक्शनली एंड ब्यूटीफुली। इंडियन आर्किटेक्चर को जब हम हमारे कल्चर को समझते हैं, तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो रिफ्लेक्ट होता है हर जगह। रिफ्लेक्ट होता है हमारे टेम्पल्स में, रिफ्लेक्ट होता है हमारे आर्किटेक्चर में, तो वो एक पार्ट है। द कैरेक्टर ऑफ इंडियन आर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड स्कल्पचर। वो हर जगह मिलेगा, वो ऑर्गेनिक फॉर्मेट में मिलेगा, वो प्लास्टिक मीन्स आपको कुछ बना हुआ भी उसको मिल जाएगा, स्कल्पचर्स जो वो मिल जाएगा। ऑल्सो इन एंशिएंट इंडिया द आर्ट वर नॉट सेपरेटेड एज द अनफॉर्चुनेट या टुडे आर्ट। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शुरुआती समय में जब एंशिएंट पार्ट था, तब आर्ट और स्कल्पचर जो दोनों पार्ट होते हैं वो साथ साथ चलते थे, आर्किटेक्चर स्कल्पचर। आप किसी भी पुराने मंदिर में जाइए, वो उस आर्किटेक्चर पे आपको 3 डायमेंशनल जो स्कल्पचर्स है वो मिल जाएंगे। कहीं भी उस चीज का एब्सेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बट नाउ डेज हम आर्किटेक्चर को अलग रखते हैं, स्कल्पचर को अलग रखते हैं। हमने कोई वॉल्स बनाई तो वॉल को हम प्लेन एक आर्किटेक्चर के रूप में स्टैब्लिश कर देते हैं, बाद में अलग से स्कल्पचर जो है उसमें एड करते हैं। बट ये इंडियन आर्ट का जो था वो जानित नहीं था, ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन क्वालिटीज देखा जाए तो हर एरिया का एक क्वालिटी है, हर एरिया का एक क्वालिटी मींस इजिप्टियन पीपल फोकस ऑन समथिंग एल्स, ग्रीक ऑन द पिरामिड्स, ग्रीक के बारे में चर्चा करते हैं तो वो उनका फोकस अलग था, चाइनीज उनकी क्लाइमेट पे फोकस किया। बट इंडिया ने इंडियन कल्चर को देखा जाए तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज द रिचेस्ट इन थ्रू आउट दी वर्ल्ड, क्योंकि उसका जो वे था वो बिल्कुल अलग था। हमने हर चीज को समझा, हमने नेचर को भी, नेचर जो सिनेटिक प्लेस था उसको भी ध्यान दिया, हमने कल्चर पे भी फोकस किया, हमने इसी कल्चर में आइडियोलॉजिकल जो बेस है उस पर भी फोकस किया, क्योंकि यही हिंदुइज्म है ना, जहां से जैनिज्म निकला, जहां से बुद्धिज्म आया, जहां से सिखिज्म आया। यही वो पार्ट है जहां पे सांख्य फिलोसॉफी डेवलप हुई, जहां पे आपका योगा फिलोसॉफी डेवलप हुआ, मीमांसा आया, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, ये सारा जो अलग अलग फिलोसॉफी इंडिया में डेवलप हुआ। तो ये हमारा कल्चरली क्या है, एक एम्बार्कमेंट हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा बेसिक पार्ट है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ रहे हो और आप इसको कवर करना चाहते हैं, तो जनरली आपका जो एंशिएंट का जो मिस एनसीईआरटी उसमें बराबर कंटेंट दे रखा है, जहां से आप कवर कर सकते हो। बाकी हम लेक्चर के बाद अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहां पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे। और इसके अलावा कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप नितिन सिंघानिया जो है उस पर जा सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली अगर इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन गो। बट आई कैन गारंटी इट दैट अगर आप थ्रू आउट द कल्पाक्ष के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो आर्ट एंड कल्चर पे, तो आपको किसी और एडिशनल टेक्स्ट पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पीडीएफ को मीन्स लेने के लिए आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां कॉन्टैक्ट करिए, उस पर व्हाट्सएप आप डाल दीजिएगा, तो आपको इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम इस आर्ट को बेसिकली डिफाइन किया जाए तो कैसे होगा, तो ये आर्ट और कल्चर जो इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, आर्ट अलग कल्चर अलग। शुरुआत हम आर्ट से करते हैं और हम उसको डिस्कशन देखिए तो वी कैन डिवाइड द सब्जेक्ट इन 3 पार्ट ऑफ आवर कन्वीनियंस। 3 अलग अलग जो पार्ट है उस आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट होगा, तो होल्ड अ सेकेंड। इसको 3 सेगमेंट में किस किस में क्लासिफाई करेंगे, तो एक होगा आपका विजुअल आर्ट, सेकंड होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थर्ड वन मिसलेनियस आर्ट। मींस आर्ट एंड कल्चर 2 सेगमेंट है। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस द आर्ट, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस द कल्चर। सो आर्ट अगर समझा जाए तो आर्ट को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मिसलेनियस आर्ट। विजुअल आर्ट्स जिनको हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने आर्किटेक्चर देखा, स्कल्पचर आप लोग देख कर आए, पेंटिंग्स देखी, ये सारा चीज क्या है, ये आपका विजुअल आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट जहां से परफॉर्म किया जा रहा है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक,
जो इंस्ट्रूमेंटल्स हो गए, ये सारे किस में आ गए, सर्कस, ये सब आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ गए। देन मिसलेनियस, जो अलग अलग फेस्टिवल्स और जो चीजें आती हैं, कैलेंडर हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सारा किस वाले सेगमेंट में आ जाता है, मिसलेनियस पार्ट में। सो व्हेन वी स्टार्ट अवर सब्जेक्ट विद द आर्ट, वी कैन क्लासिफाई इट इन द थ्री कैटेगरीज: विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड द मिसलेनियस आर्ट। अगर उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है उसके हिसाब से बात करें, एंड दैट इज द विजुअल आर्ट, तो हम विजुअल आर्ट को चार अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट कम द आर्किटेक्चर, the second come the sculptures, the third come the potteries and the fourth come the paintings. So क्या क्या आपका विजुअल है, तो आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, स्कल्पचर्स आप देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पॉटरीज आप देख के एक्सपीरियंस करते हो, और पेंटिंग्स जो है उनको आप देखकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो शुरुआती पार्ट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो विजुअल आर्ट का अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो विजुअल आर्ट को चार अलग अलग कैटेगरी में आप क्लासिफाई जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड अगर बात करते हैं तो जो परफॉर्मिंग आर्ट का कैटेगरी आता है, उस परफॉर्मिंग आर्ट को फिर आप चार हिस्सों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इंडियन म्यूजिक, द डांस फॉर्म, इंडियन थिएटर एंड ड्रामा, एंड द फोर्थ कम इंडियन सर्कस। सर्कस आजकल खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट लेवल पे हैं, बट इट यूज्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जब से वेब सीरीज आया है हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो बदल गया है। पहले एंटरटेनमेंट के लिए आपको इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। सो जब हम परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बात करते हैं तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू द 5 कैटेगरीज: इंडियन म्यूजिक, इन डांस फॉर्म्स, इंडियन थिएटर एंड ड्रामा, इंडियन पपेट्री, और आपका इंडियन सर्कस। पपेट्री आप जो कठपुतली वाला डांस उंगलियों से अलग अलग आपने देखा होगा, उसे आप पपेट्री वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला था विजुअल, दूसरा था आपका परफॉर्मिंग, एंड द थर्ड कम द मिसलेनियस आर्ट फॉर्म, जिसको हम आर्ट में क्लासिफाई कर रहे थे, जैसा रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, सिनेमा, कैलेंडर्स, फिलोसॉफी, festivals, fair, handicrafts, coinage, institutions, math, science, medicine, astronomy. These are the things जिनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं, मिसलेनियस वाली कैटेगरी में रखते हैं। रिपीट: द रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, सिनेमा, कैलेंडर्स, फिलोसॉफी, फेस्टिवल्स, फेयर्स, हैंडीक्राफ्ट, इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग हैं इससे रिगार्डिंग, मैथ एंड साइंस एंड मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। दीज आर द फ्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर। सो मैं फिर आपको उस चीज को समझते हैं कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। और जब आर्ट को आप क्लासिफाई करते हैं तो आर्ट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं: परफॉर्मिंग आर्ट्स, सो विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मिसलेनियस आर्ट। इसका जो बेसिक पार्ट आर्किटेक्चर जिसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे थे, वहां से इस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ तक जुड़े हैं तो कल्पाक्ष के करंट अफेयर वाला जो सेगमेंट है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। आप उस करंट अफेयर पे फोकस करिए जहां पे हम लिमिटेड कंटेंट, जो उस लिमिटेड कंटेंट की जो वैल्यू है, क्वालिटी एंड लिमिटेड कंटेंट, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। सो विजुअल आर्ट्स को आप देखते हैं तो इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो एक फॉर्मेट आता है जहां बड़े बड़े महल आप देख रहे हो, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वो देख रहे हो, और दूसरी तरफ स्कल्पचर्स आते हैं जहां 3D डायमेंशंस में आप एक से एक क्लासिक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके सामने है। फिर आप कोणार्क चले जाइए, फिर आप खजुराहो जाइए, या फिर आप सदन किसी भी टेम्पल पे चले जाइए। आप अभी वर्तमान में राम मंदिर जो बन रहा है वहां भी हमने स्कल्पचर जो है उनके ऊपर काफी फोकस किया है। सो विजुअल आर्ट का जो पहला फॉर्मेट जो है वहां से स्टार्ट होता है, दैट इज आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर के दो सेगमेंट है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। एंशिएंट टाइम पीरियड पे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स दोनों को एक ही सिंगल कैटेगरी में रखा गया था, उसको डिवाइड नहीं किया गया था। मींस जब भी आर्किटेक्चर बनते थे तो इनको उस तरह से डिजाइन किया जाता था, उनको इस तरह से कर्व किया जाता था, उसके ऊपर कुछ इमेजेस बनाई जाती थी। मतलब प्लेन दीवार तो मिलेगी ही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए। अगर कुछ दीवार है तो उसपे खोदा पीटी करके या तो कोई पेड़ पत्ती बना दिया, या फिर कोई एनिमल है उनके सिंबल्स बना दिए, कोई नेचुरल आपके जो गॉड वगैरह हैं उनका आपने डिपिक्शन कर दिया। हमने देखा है कि हमने कामसूत्रा का डिपिक्शन भी अलग अलग जगह किया है, जो खजुराहो के टेम्पल में आपको मिलेगा, जो आपके कोणार्क सन टेम्पल है वहां पे आपको कामसूत्रा के डिपिक्शन मिल जाएगा। तो ये अलग अलग डिपिक्शन हमने क्यों किए, क्योंकि हम आर्ट और स्कल्पचर जो है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स उसको एक मानते थे। लेटर पीरियड में जब से बाहर से हम मिलना शुरू हुए, उनके साथ हमारा मिक्सिंग हुआ, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को अलग अलग सेगमेंट पे डिस्कस कर दिया। बट इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक करके समझाया जाए तो आर्ट एक डिजाइनिंग और मेकिंग ऑफ बिल्डिंग है, स्कल्पचर एक डिजाइनिंग ऑफ 3D फिगर्स है। ठीक, आर्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल को यूज करके बनाया जाता है,
स्कल्पचर किसी एक मटेरियल के अंदर से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हटाकर पूरा एक जो फिगर है फिगर उसके अंदर से निकाला जाता है। ये क्रिएटिव अपील है स्कल्पचर। एग्जांपल के लिए आप ब्रॉन्ज आयरन लेडी देख लीजिए जो अपने हड़प्पन से मिली, देन उस समय द प्रिस्ट हो गया, या फिर आप जो टेम्पल्स वगैरह में आप दीवारों पे उकेरी हुई जो पत्थरों में उकेरी हुई मूर्तियां देखते हैं वो सब आपका स्कल्पचर है। आर्किटेक्चर एक इंजीनियरिंग है, वो बिल्डिंग का इंजीनियरिंग है कि क्या होगा, लोड कितना सहेगा, कितना बड़ा होना चाहिए। सो वो पूरा जो इंजीनियरिंग है वो आपका क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। आगे अगर चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर। जैसे ये इमेजेस आप देख रहे हैं, ये जो शुरुआती एंशियंट टाइम हमारे यहाँ चलता था, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसको कभी भी कोरा नहीं बनाया। हम हमेशा क्या करते थे, तो हम हमेशा उसके अंदर एक कुछ न कुछ डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनिंग अपनी तरफ से किया करते थे। जैसे आपने यहाँ ऊपर जो स्टेच्यूज बनाना स्टार्ट कर दी तो हर एक पार्ट में आपने छोटे छोटे क्या बनाए, एक स्कल्पचर्स बनाए। ये जो पिलर्स आपने खड़े किए, इन पिलर्स को भी आपने पर्टिकुलर डिजाइन एक फिगर जो है वो देते हुए बनाया। ऊपर भी आपने कुछ न कुछ मूर्तियां जो है वो बनाई। अगर मैं कोणार्क में चले जाए तो आपने लेयर बाय लेयर आपने उसमें रिप्रेजेंटेशन किया अलग अलग चीजों के बारे में। कोणार्क सन टेम्पल को जब देखा जाता है तो उसमें जो गुंबज बना है उसमें ऐसा कहा जाता था कि जो टेम्पल बना है उस टेम्पल का जो ऊपरी हिस्सा है वो एडल्ट पीपल के लिए था, जो निचला हिस्सा है वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, और जो और निचला हिस्सा वो जो बच्चे हैं उनके लिए था। मीन्स बच्चों से रिगार्डिंग जो चीज है वो जो कोणार्क सन टेम्पल का जो निचला लोअर पार्ट है वहां पे पोर्ट्रेट किया गया। बड़ों बुजुर्ग लोगों के लिए जो पोर्ट्रेशन है वो बीच में हुआ, और जो एडल्ट पीपल जो मीन्स यंग एज वाले हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड चीज है उनको पोर्ट्रेट कहाँ किया गया, जो अपर पूरा गुंबज वाला एरिया है वहां पे, जो अभी भी जो विदेशी लोग हैं उनको काफी आकर्षित करता है। तो हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम पीरियड से कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है वो हमने देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो पहला जो पार्ट आता है में जहां से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वो आता है इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ये जो पूरा इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर है इसको आप 5 अलग अलग सेगमेंट में स्टडी कर सकते हैं। 5 सेगमेंट किस तरह से स्टडी कर पाएंगे, तो 5 सेगमेंट को अगर डिस्कस करते हैं, होल्ड ऑन, अगर हम 5 सेगमेंट में इसको क्लासिफाई करें पूरे सिलेबस को, तो वो क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा कि पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ईयर्स ओल्ड इंडिया का पहला एक सिविलाइजेशन है जहां पे हमने यूनिक काइंड ऑफ स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर जो है वो देखे। क्योंकि हमें ब्रॉन्ज लेडी यहाँ से मिला, द प्रिस्ट का स्टेचू यहाँ मिला, हमें टॉयज मिले, हमें सील मिली, और एक वेल प्लान टाउनशिप जो है वो मिला आर्किटेक्चरल फॉर्मेट पे। तो आपका जो पहला यूनिट होता है वो यहाँ से आता है। सेकेंड, उसका एक्सटेंशन जो बाद में बुद्धिस्ट और वैदिक कल्चर में हम लोगों को देखने को मिला, सो बुद्धिस्ट एंड मौर्यन पीरियड वाला जो पार्ट वो हो गया। थर्ड, द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, दैट इज द गुप्ता पीरियड, जिसको हम गोल्डन एज से रिगार्ड करते हैं। फिफ्थ, इंडो इस्लामिक, जब से इस्लामिक इन्वेजन जो इंडिया पे हुआ इसको लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या कई लोग इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म इस्लामिक आर्किटेक्चर, क्योंकि ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लामिक रूल के समय इंडियन आर्किटेक्चर हो सकता है, क्योंकि अगर ये इस्लामिक आर्किटेक्चर होता तो जैसा आर्किटेक्चर इंडिया में देखने को मिला, जो ताजमहल इंडिया में है, जो कुतुब मीनार, चार मीनार इंडिया में, वही चार मीनार आपको उस इस्लाम नेशन में भी देखने को मिलनी चाहिए थी। अगर वो नहीं है, इसका मतलब ये जो इंडिजीनियस हमारा आर्ट है, हमारे यहाँ के लोगों ने इसको मिलकर बनाया है, तो ये इंडियन आर्ट है, बट ड्यूरेशन इसका क्या हो सकता है, इस्लामिक टाइप। एंड द फोर्थ वन, द मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो लंबे समय से बनाए जा रहे बड़ी बड़ी, फिर उसमें एंटीला भी आएगा, तो बाद में फिर भारत भवन जो भोपाल में बना, फिर चंडीगढ़ का जो कंप्लीट डिजाइन हुआ, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर बोथ आर द प्लांट सिटीज ऑफ इंडिया, ये दो कैटेगरी में आता है। तो भुवनेश्वर का जो डिजाइन हुआ, तो ये सब आपका किस सेगमेंट में आएंगे, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर उसके सेगमेंट। सो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है इस टॉपिक के बारे में, मींस इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर हमने अभी हमारा जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट में उसमें अपडेट किया भी है, और वहां उस कल्चर या पूरे सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ भी उसी चीज को रेप्लिकेट करने की हम कोशिश करते हैं। जब हमने डिस्कवरी किया या जब इंडिया के कल्चर के बारे में हमें मिला, तो हमें जो भी पढ़ाने वाले लोग थे ना वो ब्रिटिशर्स थे।
ब्रिटिशर्स हर चीज में ह्यूज एंड क्राई, उनका एक डू एंड डोंट्स रखते थे, क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, क्या बताने से उनका फायदा होगा, क्या बताने से नुकसान होगा। तो जिस बात से नुकसान होना है उनको सेग्रीगेट कर करके हमको उतना उतना बताते थे जहां से उनका जो उनके जो मोटिव है मोटिव चल सके। जैसे उन्होंने आर्यन द्रविडियन की एक थ्योरी दे दी, क्योंकि इंडिया को डिवाइड करना काफी इजी था, तो उस थ्योरी के आधार पर हमको डिवाइड कर दिया। फिर ये जो वर्ण सिस्टम वाला कैटेगरी है, इसको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट किया कि भैया ये पहले से चलता आ रहा है, उसमें कोई क्लेरिफिकेशन जो है वो लाने की कोशिश नहीं की। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन से पहले ये मान लिया गया था दैट द पीपल ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम वैदिक एज, और वहीं से शुरू होता है। और वो जो थे वो रूरल सेटलमेंट में रहते थे, गांव वाले लोग थे, नोमाड थे, घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, तो ये चर्चाएं शुरुआत में चलती थी। बट जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ तो व्हाट वी डिस्कवर कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कंप्लीटली एक प्लांट सिविलाइजेशन है, और वर्ल्ड का पहला ऐसा सिविलाइजेशन है जो प्लांट बना है, जिसको प्रॉपर प्लानिंग के तहत क्या किया है, बनाया गया। ये सिविलाइजेशन प्लांट है, ब्रंड बैग्ड ब्रिक्स का यूज करता है। जो ब्रिक्स हमने आज से 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज किया गया, वो ब्रिक विश्व को लगभग उसके 1000 साल बाद मिला। मींस देयर इज अ गैप बिटवीन द बोथ द कल्चर। जैसे आजकल कल्चर में गैप नहीं है कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, और वो भी बुलेट से भी जापान और चीन जो है वो उससे भी थोड़ा आगे की सोचने की कोशिश करने लगे। वो 700 प्लस किलोमीटर की जो पर आवर की स्पीड है उसको अचीव करने की कोशिश करें। हम 300 या 250 के ऊपर बात कर अभी मींस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करें, तो हम दोनों के बीच में गैप है। ये गैप आज पता नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, हमारा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी के कारण, और हमारा दूसरों को हमसे सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण आया। क्योंकि हमने बीच में पता है क्या किया, हमने ये मान लिया कि ये जो बाकी लोग हैं, अमेरिका है, यूरोपियन पीपल, ये हमसे सर्वश्रेष्ठ है। हम ये भूल गए कि इनकी जितनी भी कंपनीज है उनको एफिशिएंटली प्रॉफिट मेकिंग हम ही बना के बैठे। बट वॉट एवर इट वॉज, बट हाँ एक डिवाइड जो है वो डिवाइड हमको देखने को मिला। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जाए तो हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, पहला आर्किटेक्चर, दूसरा स्कल्पचर। आर्किटेक्चर में क्या क्या देखना है, द टाउन प्लानिंग जिसमें पब्लिक बात आ जाएगा, ग्रेनरीज आ जाएगा, डॉकयार्ड आ जाएगा, और स्कल्पचर जिसमें ब्रॉन्ज और टेराकोटा के स्कल्पचर्स है, सील और स्टोन स्कल्पचर्स हमको मिले। द फर्स्ट कम द आर्किटेक्चर, दैट इज द टाउन प्लानिंग। सो हमने जो टाउन प्लानिंग देखा तो हमने ये देखा कि जितने भी हड़प्पन टाउन्स है वो टाउन्स किस तरह से बनाए गए। तो हर हड़प्पन टाउन को किसी न किसी जो रिवर है उस रिवर के नदी के किनारे बसाया गया, पहला। फिर जो नदी के किनारे रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था ना, ऊंचा टीला हुआ, उस पर बनाया जाता था। ऊपरी टीले का जो एरिया था उसको हम क्या कहते थे, उसे हम अपर टाउन नाम देते थे, और नीचे वाला हिस्सा जो था उसे लोअर टाउन कहा गया। हमें कुछ सिटी ऐसी मिली है जहां पे हमें अपर टाउन लोअर टाउन के बीच में मिडिल टाउन जो है वो भी मिला। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला ये अपने आप में एक प्लान्ड है, एक प्लान सिविलाइजेशन। आजकल भी प्लानिंग होती है पर अप्रोच में फुलफिल नहीं हो पाता, तो ये सिविलाइजेशन उस समय एक प्लान सिविलाइजेशन था। सेकेंड, जो ब्रिक्स यूज की गई वो ब्रिक्स बैग्ड थी, मींस दे नो द टेक्नोलॉजी। वो सन ड्राई ब्रिक्स को यूज नहीं किया गया, दे नो द सिस्टम कि अगर हम उसे बैक कर देंगे तो जो पर्टिकुलर ब्रिक्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चर्चा की जाए तो ये जो टाउन प्लानिंग बनाया गया इसमें एक सिमेट्री जो वो सिमेट्री देखने को मिला। जो घर है वो एक जैसे थे, एक तरह से डिजाइन से बनाए थे, वेल मेजर्ड थे। तो ये इस टाउन प्लानिंग का जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब इसको आगे देखते हैं तो हमें कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में मिले, जिसमें से एक जो इसका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था आपका ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ हमको मोहनजोदाड़ो जो है उस मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला। अब इस ग्रेट बाथ के डायमेंशंस को अगर समझा जाए तो ऐसा था कि इधर ये 7 मीटर वाइड था, लगभग इधर 11 मीटर वाइड है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 11.2 है, 7.5 है, और नीचे 2.5 मीटर इसका क्या है, डेप्थ है। हम जब इसको देखें तो ये क्या है, ये नीचे पूरा एक बर्न ब्रिक से इसका एक रेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे पानी का रिसाव ना हो। दोनों तरफ इसमें स्टेयर्स दी गई, ठीक है, दोनों तरफ से आप क्या करते थे, अंदर जाके उतर सकते थे। फिर इसके एग्जिस्टेंस हमें रूम की एविडेंस मिले कि यहाँ कुछ रूम वगैरह होते थे। तो ये थ्योरी गढ़ ली गई कि इसका जो यूज है वो पब्लिक बाथिंग वगैरह के लिए, स्पिरिचुअल बाथिंग के लिए किया जाता हो। सो ये जो ग्रेट बाथ है ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अच्छा, इसके पास में एक वेल भी है, यहाँ से पानी को बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज का जो काम है वो भी इसके अंदर किया गया।
अगर मैं उन हाउसेस के बारे में बात करें तो हर हाउस में एक कंप्लीट स्टेयर होता था ऊपर जाने के लिए। घरों में विंडोज की कमी थी, डोर हुआ करते थे, विंडोज कम थे। और हर घर में एक प्रॉपर वॉशरूम जो है वो वॉशरूम आपको दिखेगा। जिस टॉयलेट को वेस्टर्न टॉयलेट नाम देते हो ना, वो वास्तविकता में वेस्टर्न है नहीं, ठीक है, वो इंडियन। यही हमने सबसे पहले उस तरह की जो टॉयलेट्स वगैरह है उनको इजाद कर लिया था। अच्छा, इसमें रोड वगैरह प्रॉपर बने थे, तो ये सिमेट्री, अच्छा ड्रेनेज भी है, जो भी यहाँ का क्या है आर्किटेक्चर की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट जो हमें मिला वो ग्रीनरी मिली। ग्रीनरी जिसे हम अन्नागार कहते हैं, ठीक है। शायद लोगों का ये कहना था कि वो फूड को स्टोर करते हैं, तो फूड को स्टोर करने के लिए हड़प्पा से हमें एक रो ऑफ ग्रेनरीज मिली, जिसमें 6 अलग अलग ग्रेनरीज जो है वो देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रेनरी जो है वो अवेलेबल हुआ। तो ये 2 अलग अलग जगह पे आप ग्रेनरी स्ट्रक्चर है, जो आपके जो सिटेडल वाला जो एरिया है, फोर्ट वाला एरिया, वहां मिला। ये 6 रोज ऑफ ग्रेनरी जो मिली, इसमें ये कहा गया कि हो सकता है वो लोग मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न यूज करते हो और हर क्रॉप को अलग अलग यूटिलाइज स्टोर करने के लिए उन्होंने ये जो पैटर्न या सिस्टम जो है वो क्रिएट किया। नेक्स्ट टाउन प्लानिंग का उसका सबसे प्रॉपर पार्ट था, वो था ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज को लेके मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। मेरा मानना है क्योंकि ये अपने आप में यूनिक फीचर है, आपके कल्चर को शो करता है। आजकल हमारे यहाँ नालियां हैं, ये जो आपकी जो जनरेशन है वो जनरेशन इसको देख रही है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक समय था जब नालियों का होना भी अपने, आजकल भी गाँव में बहुत जगह नालियां नहीं होती। इन लोगों ने एक प्रॉपर जो ड्रेनेज है वो बनाया, ठीक है। ड्रेनेज जो होता था एक जगह से निकल के किसी बड़े नाले में जाके मिलता था। अच्छा, यहाँ एक और हमने रॉक कट ड्रेनेज भी देखा, जैसा आजकल नहीं होता कि रेलवे लाइन बिछाने से पहले आप अलग से कंस्ट्रक्ट करके वहां जाके डिप्लॉय कर देते हो, वही डिप्लॉयमेंट हम यहाँ भी देख रहे हैं। सो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। सेकेंड पार्ट इसका जो आता है वो आता है स्कल्पचर्स। जो एक स्कल्पचर जिसकी बड़ी चर्चा होती है वो है आपका द डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमको कहां से मिला, हड़प्पन सिविलाइजेशन से या मोहनजोदाड़ो से रिसीव हुआ, एंड दैट इज द डांसिंग गर्ल। अब ये डांसिंग गर्ल के स्कल्पचर को पूरा ब्रॉन्ज से बनाया गया। द फिगर इज कंप्लीटली नेकेड, गले में एक नेकलेस आप देख सकते हैं और हाथ में बैंगल्स जो है उस बैंगल्स को देख सकते हैं। ये अभी आपको उतना अट्रैक्टिव न लगता हो, बट अगर इसको ये देखा जाए कि ये आज का नहीं, ये आज से लगभग अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड है, तो कहीं ना कहीं इसका जो होता है ना, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आज से 5000, आज हम मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मेजरमेंट टूल्स हैं, अलग अलग चीजें अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट बनाना हमारे लिए ईजी है, तो हम मशीन से बना देते हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो इंटेलिजेंस आया है उससे बना देते हैं। उन्होंने इस चीज को बनाया, ये अपने आप में ग्रेट एफर्ट आता है। इसके अलावा हमें द प्रिस्ट का स्टेच्यू मिला, जो स्टेच्यू 2 चीजें बताता है। एक तो एक सिंगल कपड़ा इन्होंने पहन रखा है जो ये बताता है कि देयर इज वन पीस ऑफ क्लोथिंग। फिर सर पे कुछ बांध रखा है, कफन भले नहीं है, तो ये क्या है, ये एक इनका पैटर्न था कि यार वो सर पे कुछ बांधा करते थे। फिर बियर्ड जो आजकल कल्चर चल रहा है वो इसमें दिखाया गया। इस स्टेच्यू या जो इसको ना हमने द प्रिस्ट नाम दिया, तो ये वहां के स्कल्पचर को शो करता है कि भैया हड़प्पन पीपल जो थे वो एडवांस थे, और हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंस हमने किसको दिया, हमने स्कल्पचर्स को दिया। अच्छा, ये खाली यहां तक सीमित नहीं था, हमने कई सारे और फिगर्स देखे, जैसे टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा होता है मिट्टी, जब आप क्ले को बर्न कर दे, बैक कर दो, जो फिगर्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, टेराकोटा फिगर्स कहते हो। तो आपको टेराकोटा फिगर्स मिले जहां मेल फीमेल्स मिले हैं, बुल वगैरह के एविडेंस है, बुलक कार्ट के एविडेंस है, पिगन्स वगैरह मिले। तो ये क्या है, ये उस समय के टॉयज हुआ करते थे। आजकल आप जो इम्पोर्ट टॉय मिट्टी के बने होते थे, तो ये टॉयज का जो इनको भी स्कल्पचर्स के रूप में यूज किया जाता है। देन द नेक्स्ट कम द सील्स। आपको हर सील पे कुछ यूनिक फीचर मिलेगा। आपको बुल मिलेगा, जिस बुल को एक ऊंचा उसका जो क्या है गर्दन दे रखा है, तो हम्प्ड बुल मिलेगा। आपको एक सिंगे के एविडेंस मिल जाएंगे जहां एक सिंग दिखाया गया है। आपको एलिफेंट उसमें दिख जाएगा। आपको लॉयन एंड फीमेल जो है, मींस जानवर और इंसान दोनों को साथ में दिखा। तो इस तरह के पोर्ट्रेट जो है वो मिले। या तो इनको उकेरा जाता था या पंचमार्क किया जाता था, क्योंकि जब भी आपको इस तरह के फिगर्स बनाने होंगे तो आपको बनाने के पास आपके पास 2 टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स है वो अवेलेबल है। या तो आजकल आप क्या कर दो, आपके पास सांचे हैं, आप सांचों से बना दो, या फिर पहले क्या किया जाता था, पंचमार्क किया जाता था। आप एक पूरा सांचा बना दिया, उसको ठोक ठोक के आप क्या बनाते थे, सील्स बनाते थे। कॉइन जो बाद में बुद्धिज्म टाइम पीरियड पे आपको जो कॉइन मिले वो पंचमार्क कॉइन थी।
अब ये जो सील बनी इन्हें उकेरा गया है, स्कल्पचर्ड किया गया है, मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट लिया है, उसमें से रेसिडरी चीजें जो उनको हटा दी गई है, तो उस तरह से सील्स को क्या है बनाया गया है। तो यहाँ बुल मिलेगा, बुल के अलावा आपको एक सिंघा मिल जाएगा। अच्छा, एक सील एक और है जिसमें एक बंदा योगिक पोस्चर में है और आसपास 6 अलग अलग जो एनिमल है वो मिलेंगे। ये डेपिक्शन जो है उस कल्चर को दिखाता है, क्योंकि आप जब भी किसी चीज को डेपिक्ट करेंगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हर किसी चीज को नहीं बना लेंगे, आप घर में गधे का तस्वीर नहीं लगाएंगे, आप उसी व्यक्ति का फोटो लगाएंगे, पोर्ट्रेट लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दिखाता है कि उस समय जो आपका एनिमल या जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता था। ये जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से कल्चर पे आता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस तरह से, क्योंकि एंशियंट टाइम में देखा जाए हड़प्पन पार्ट में तो हमारे पास कल्चर ही है जहां से सवाल आएगा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन वहां का या तो आर्ट से आएगा या फिर कल्चर से आएगा। सो दैट इज फॉर द आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमने डिस्कस किया उसका जो पहला पार्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मॉडर्न एंड बुद्धिज्म स्कल्पचर्स है उसको डिस्कस करेंगे, देन वन बाय वन हम इस जो पूरा आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है इसको कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।